मैं दफ्तर से वापस आते हुए कान के बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि आयशा को बड़े झुमके बेहद पसंद थे। मैंने सोच लिया था कि आज ये झुमके आयशा को दूंगा, और उसके साथ वह खलूस भी, जिसकी वह सच में हकदार है। मेरे पास घर के गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे आयशा और फातिमा की हंसी सुनाई दी। मैं तुरंत समझ गया कि मेरी बेटी फातिमा आयशा के साथ बैठी बातों में मशगूल होगी। वो दोनों जब भी साथ होतीं, घर में खुशी सी भर जाती थी। मेरे घर की रौनक ही ये दोनों थीं। मैं दबे पांव उस कमरे के दरवाजे के पास गया, लेकिन जो बातें मैंने सुनी, उन्होंने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे हाथ से झुमके कालीन पर गिर गए और मैं साकित खड़ा रह गया। मेरी बेटी फातिमा सिर्फ 7 साल की थी जब उसकी माँ, मेरी पत्नी ज़ैनब का निधन हो गया था। मैंने फैसला किया था कि दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि फातिमा की जिंदगी में सौतेली माँ का तस्वुर भी आए। मैं दिन भर दफ्तर में व्यस्त रहता, लेकिन घर पर एक खादिमा रख ली थी, जो दिन भर के वक्त में फातिमा की देखभाल करती थी। जब मैं शाम को घर आता, तो पूरा समय अपनी बेटी को देता। उसकी पढ़ाई, स्कूल, दोस्तों के बारे में बातें करता, लेकिन वह हमेशा खामोश, गुमसुम सी रहती। मैं उसकी आंखों में माँ की कमी साफ महसूस कर सकता था। लेकिन जब आयशा हमारी जिंदगी में आई, तो सब कुछ बदलने लगा। आयशा हमारी पड़ोसन थी। वह फातिमा के स्कूल में पढ़ती थी और 8वीं कक्षा से दोनों की दोस्ती हो गई थी। आयशा अनाथ थी। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और वह अपने मामा के साथ रहती थी। मेरी उसके मामा से अच्छी दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे आयशा हमारे घर का हिस्सा बन गई। जब से वह आई, मेरे घर में खुशियों की वापसी हुई। फातिमा अब हंसती थी, बातें करती थी, खाना बनाती थी और आयशा के साथ मिलकर अपनी छोटी छोटी खुशियां मुझसे बांटती थी। किचन में उनका शोर, हंसी और जोश मेरे दिल को सुकून देता था। वक्त गुजरता गया और दोनों ने इंटरमीडिएट को सफलतापूर्वक पूरा किया। फातिमा ने प्री इंजीनियरिंग में शानदार अंक लिए। मैं बेहद खुश था। मैंने कहा, बेटा, अब तुम बताओ, कैसा तोहफा चाहिए? आज तुम जो मांगोगी, वह तुम्हें दूंगा। लेकिन जो बात उसने कही, उसे सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। फातिमा ने कहा, अब्बू, मुझे आयशा चाहिए। आप उससे निकाह कर लें। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा, क्या? तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम कह रही हो कि मैं उससे निकाह कर लूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लेकिन फातिमा ने विश्वास के साथ कहा, अब्बू, मैं आयशा के बिना नहीं जी सकती। वह मेरी सबसे करीबी दोस्त है, मेरी जिंदगी का प्रकाश। बस एक ही हल है कि वह हमेशा हमारे साथ रहे। इसीलिए मैंने आपसे यह कहा है। मैं गुस्से से चिल्ला पड़ा, आयशा कोई चीज नहीं है जिसे तुम मांगो और मैं तुम्हें लेकर दे दूं। वह एक इंसान है। मेरी नजर में वह बेटी की तरह है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, और वह मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हो। मैं किसी भी कीमत पर वह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे आयशा या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। फातिमा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी सहेली से ऐसा कुछ कहूं? यह बात जबान पर लाते हुए भी मेरा दिल कांप रहा है, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसे निकाह का संदेश दूं? मेरा तो यह सुनकर दिमाग सन्न हो गया कि वह लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बात की। मैंने आज तक फातिमा को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज उसने ऐसी बात ही कही थी कि मेरी आवाज खुद ब खुद कड़ी हो गई। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था
कि वह यह सब सोच भी कैसे सकती है। मेरे कठोर शब्द सुनकर फातिमा रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक भावुक क्षण है, थोड़े दिनों में खुद ही समझ जाएगी। इसीलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फातिमा ने तो हद ही कर दी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। जब मैं उससे वजह पूछता तो कहती, आप आयशा से शादी कर लें, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे उसकी जिद पर एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। मैंने फातिमा को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 3 दिन तक न कुछ खाया, न कुछ पिया और चौथे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। अब मैं उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। अगर मैं उसकी बात मान भी लेता, तो आयशा के मामू को यह सुनकर गहरा आपत्ति होता। शायद वे उसे हमारे घर आने से ही रोक देते। बेहोशी में भी फातिमा बार बार आयशा का नाम ले रही थी। अभी तक मैंने यह बात आयशा को नहीं बताई थी। सिर्फ 3 दिनों में मेरी बेटी का चेहरा मुरझा चुका था। आखिरकार मजबूर होकर मैंने आयशा को कॉल किया और बताया कि फातिमा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही आयशा तुरंत अस्पताल पहुंच गई और आते ही फातिमा से पूछने लगी, फातिमा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? वह बहुत परेशान और बेचैन लग रही थी। फातिमा ने जैसे ही आयशा की आवाज सुनी, अपनी आंखें खोलीं और उसे देखते ही रोने लगी। आयशा, मेरे अब्बू मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वे तुमसे निकाह कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फातिमा आयशा के सामने यह सब कह देगी। मेरा सर शर्म से झुक गया। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल आया और बाहर खड़ा हो गया। मैं आयशा से नजरें कैसे मिला सकता था? यह फातिमा भी, उसने मुझे आयशा के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं पसीने से भीग चुका था। काउंटर पर रखी ठंडी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में पी गया। कुछ देर बाद जब आयशा बाहर आई, मैं वहीं खड़ा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने तुरंत नजरें झुका लीं। बिना कुछ किए भी मैं खुद को दोषी महसूस कर रहा था। आयशा मेरे पास आई और बोली, आप मुझसे निकाह कर लें। अंकल? यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। जो लड़की मुझे अंकल कहती थी, आज मेरा नाम लेकर कह रही थी, आफाक, मुझसे निकाह कर ले। मैं चुप खड़ा रह गया। मुझे लगा कि शायद फातिमा ने उसे भी भावुक होकर मजबूर कर दिया है, जैसे वह कई दिनों से मुझसे कर रही थी। मैंने आयशा से कहा, तुम फातिमा की बातों को इतना गंभीर मत लो। वह अब भी नादान है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और न ही कभी देख सकता हूं। तुम मेरी बेटी की सहेली हो और मुझे बिल्कुल फातिमा की तरह प्यारी हो। फातिमा भावुक है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। वह तुम्हें पसंद करती है और बस इसी भावना में बहकर तुमसे यह सब कह गई है। मैं उसे समझा दूंगा। आयशा ने कहा कि यह सिर्फ फातिमा की नहीं, मेरी भी इच्छा है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी बोलने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या सुन रहा हूं और किससे। मुझे दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी कि वह लड़की मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं तो उसके पिता की उम्र का हूं। मैंने मुख मोड़ लिया और हाथ में पकड़ी बोतल गुस्से में फेंक दी। मेरे चेहरे पर गुस्से की रेखाएं स्पष्ट थीं। मैंने कहा, आज के बाद मेरे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मुझे आश्चर्य था कि वह यह सब क्यों चाहती थी। वह जवान थी, खूबसूरत थी। उसे कोई भी समवयस्क लड़का मिल सकता था, तो फिर मैं ही क्यों? लेकिन वह बहुत शांत लहजे में बोली, आप मुझे अपनी बेटी जैसी समझते हैं,
लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मुझे आप पसंद हैं। आप ज्यादा उम्र के भी नहीं हैं और न ही बूढ़े लगते हैं। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो आप फातिमा की इच्छा क्यों पूरी नहीं करते? मैंने कहा, अगर तुम्हारे मामा को यह बात पता चल गई, तो वे मेरी क्या इज्जत रखेंगे? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे लोगों की नजरों में गिर जाऊं। तब आयशा बोली, मेरा विश्वास कीजिए, आफाक, मेरे मामा को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप मुझसे निकाह कर लें। यह सुनकर मैं चकित रह गया। मैं सोचने लगा कि वह अपने मामा को यह सब बताकर भी इतना आत्मविश्वासी कैसे है। कुछ देर बाद वह चली गई। शाम तक फातिमा की तबीयत बेहतर हो गई तो मैं उसे घर ले आया। लेकिन घर आते ही उसने फिर कहना शुरू कर दिया, अब तो आयशा को भी कोई आपत्ति नहीं, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मेरी नियत निकाह की बिल्कुल नहीं थी। यह तो सिर्फ मेरी बेटी की जिद थी, जिसके आगे मैं हार गया था। और जब आयशा को भी कोई आपत्ति नहीं थी, तो मैंने खुद ही उसके मामा से बात करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे इस निकाह से कोई आपत्ति नहीं। आप अच्छे इंसान हैं। मेरी बीवी का व्यवहार आयशा के साथ ठीक नहीं। वह अपने नालायक भाई से उसकी शादी कराना चाहती है, जो न घर का है न घाट का। आयशा समझदार है और मुझे विश्वास है कि आप उसे खुश रखेंगे। कुछ दिनों में बहुत सादगी से मेरा और आयशा का निकाह हो गया। उस दिन फातिमा अपने कमरे में बैठी थी और मेरा दिल आयशा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दबाव और भावनाओं में किया गया निकाह, और वह भी कम उम्र की लड़की से। मेरे दिल और दिमाग दोनों इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। मैं देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा। फातिमा अपने कमरे में चैन से सो चुकी थी और मैं बैठा इस अचानक बने हुए रिश्ते को लेकर बेचैन था। मैं अपने दिल को समझाने लगा कि अगर आयशा को कोई आपत्ति नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो शायद मुझे भी करना चाहिए। मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। दिल और दिमाग दोनों उलझन में थे और इन्हीं विचारों में खोया मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य हैरान कर देने वाला था। आयशा पारंपरिक पोशाक में पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई थी। वही जोड़ा जिसे आमतौर पर शादी की रात दुल्हन पहनती है। मेरी उलझन और बढ़ गई। इस लड़की से मैं क्या बात करूं, जिसके लिए मेरे दिल में उस समय कोई खास भावना नहीं है? लेकिन फिर भी मैं उसके पास जाकर बैठ गया। जेब से अंगूठी निकाली तो उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे जो सब कुछ कह रहे थे। मैंने धीरे से वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वह बहुत नर्वस थी, तो मैंने बात शुरू की, आयशा, घबराने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मेरे दिल और दिमाग अभी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मुझे थोड़ा समय दो। तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो या फातिमा के पास जा सकती हो। मुझे लगा वह कुछ कहेगी, नाराज होगी, लेकिन उसने बस इतना कहा, ठीक है, आप आराम करें, मैं फातिमा के पास चली जाती हूँ। और तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। यह बात मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। हर लड़की के दिल में अपनी शादी की पहली रात के कुछ सपने होते हैं, और आयशा तो खुद मुझसे शादी करना चाहती थी। फिर वह इतनी आसानी से कैसे मान गई? शायद उसे भी समय चाहिए था। उसके बाद वह रोज फातिमा के कमरे में ही सोती थी। हम तीनों रोज सुबह कॉलेज जाते। मैं गाड़ी चलाता, फातिमा मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती। लेकिन अब आयशा मुस्कुराकर कहती, यह सीट अब मेरी है। और फातिमा हंसकर कहती, चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हमारे बीच अभी भी दूरियां थीं। शायद इसलिए कि मेरे दिल में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैं किताब पढ़ रहा था जब आयशा मेरे कमरे में आई। फातिमा बोली कि वह सो गई है और मुझे नींद नहीं आ रही। कल छुट्टी है, क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ?
मैंने कहा, हाँ, बैठ जाओ। वह बिस्तर पर आकर बैठ गई। मैंने किताब बंद कर दी, चश्मा उतारकर साइड पर रख दिया। मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई तो वह बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रही थी। अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह भी मुस्कुरा दी। फिर बोली, आप इस उम्र में भी इतने अच्छे लगते हैं, तो जवानी में क्या ही बात रही होगी। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके गाल पर पड़ने वाला डिंपल बहुत प्यारा लगता है और आपकी आंखें वास्तव में किसी का भी दिल चुरा सकती हैं। उसकी बातें सुनकर कुछ पलों के लिए मैं खामोश हो गया। फिर बोला, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां प्रभावित होती थीं, लेकिन अब तो मैं 40 साल का हो चुका हूं। वह हंसी और बोली, ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी बहुत जवान लगते हैं। पहली बार जब आपको देखा तो लगा फातिमा के बड़े भाई होंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। सिर्फ 20 साल का था जब मां की बीमारी की वजह से शादी करनी पड़ी। मेरी पत्नी ज़ैनब मेरी करीबी दोस्त थी। फातिमा हमारी बेटी है। मेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं। आयशा बहुत ध्यान से सुन रही थी और मेरी कहानी में खो चुकी थी। फिर धीरे-धीरे वह वहीं बिस्तर के किनारे लेट गई और सो गई। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया और खुद भी लेट गया। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। वह नींद में मेरे इतने करीब आ गई थी कि उसका सर मेरी बांह पर था और हाथ मेरी छाती पर। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा। उससे आने वाली खुशबू, उसका स्पर्श मेरे अंदर कुछ नया जगा रहा था। फिर अचानक तेज बारिश होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से वह मेरे और करीब आ गई और नींद में बोली, आफाक, मुझे बारिश से डर लगता है। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे आहिस्ता से थाम लिया। यह पहला पल था जब ज़ैनब के बाद किसी के लिए मेरे दिल में जज्बा जागा था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी, घबराई हुई थी, तुरंत मेरी छाती से लिपट गई। बाबा, मुझे डर लग रहा है। बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं और आयशा भी मेरे साथ नहीं है। मैंने उसे तसल्ली दी, माथा चूमा और कहा, अब बड़ी हो जाओ फातिमा। गरजते बादलों से डरने की कोई बात नहीं। जाओ, आयशा के साथ सो जाओ। वह वापस चली गई। मैं उसके कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिल में अब एक तूफान चल रहा था। कुछ दिन बाद जब मैं ऑफिस से वापस आया तो आयशा मेरे कमरे में 2 जोड़े लिए बैठी थी। बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन सा पहनूं? फातिमा भी नहीं बता रही। आप बताइए ना, जो आप कहेंगे वही पहनूंगी। मैं हंसा और कहा, मैं फातिमा का बाप हूं, मुझे इन बातों की समझ नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगे वह पहन लो। लेकिन वह जिद करने लगी, आज मैं वही पहनूंगी जो आपको पसंद हो। मैंने एक जोड़ा निकाल कर दिया और जब वह पहन कर आई तो मैं देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह बोली, सच सच बताइए, कैसी लग रही हूं? मैंने दिल में सोचा, आफाक, यह वह पल है जब तुम्हारा दिल वास्तव में किसी के लिए धड़क रहा है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वह खुश हो गई। अब वह अक्सर फातिमा की तरह ही मुझसे लिपट जाती, मेरी चीजों पर हक जताती और आहिस्ते से कान के पास आकर कहती, आई लव यू आफाक, थैंक यू सो मच। फातिमा की मोहब्बत तो बेटी जैसी थी, लेकिन आयशा की मोहब्बत मेरे दिल में कुछ और ही असर कर रही थी। एक दिन मैं उसके लिए बड़े झुमके लेकर आया, उसके पसंदीदा। लेकिन जब घर में दाखिल हुआ तो दोनों की हंसी सुनाई दी। मैं दरवाजे के करीब आया और जो बातें सुनी उनसे मेरा दिल टूट गया। मेरे हाथ से झुमके गिर गए। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया।
आईने में खुद को देखा तो लगा 40 नहीं, शायद इसी साल का हो चुका हूं। आंखों से आंसू बह निकले। तभी आयशा मेरे कमरे में झुमके पहनकर आई। बोली, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत झुमके लाए, तो फिर दिए क्यों नहीं? मैंने बस इतना कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। उस दिन के बाद मैंने खुद ही उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। आज वह फंक्शन के लिए तैयार होकर आई। मेरे सामने आकर बोली, आफाक, मैं कैसी लग रही हूं? लेकिन मैं खामोश रहा, नजरें चुरा लीं, क्योंकि मैं अब सच जान चुका था। वह सब सुनने के बाद मैं इस सवाल का आखिर क्या जवाब देता? मैंने आयशा को गुस्से से देखा और उसी गुस्से में उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। फिर उसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में कहा, बताऊं तुम्हें? क्या मैं आपको बता सकता हूं कि तुम कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वह सहम गई। शायद उसे मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके बाजू थामे रखते हुए कहा कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वह तुरंत ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं सीधा बाहर गया, गाड़ी में बैठ गया। मेरे अंदर जैसे कोई आग लगी हुई थी। जी चाह रहा था कि सब कुछ खत्म ही कर दूं। गुस्से में आकर मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। फातिमा भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना बाबा, हमेशा जल्दी मचाते हैं। पता है ना, लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज लग रही थी। अगर मेरा मूड ठीक होता तो शायद हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद आयशा भी बाहर आ गई, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसने चेहरा धो रखा था, बिल्कुल सादा सी लग रही थी और आंखों से लग रहा था कि वह रोई है। जब वह फ्रंट सीट पर बैठने लगी, मैंने तुरंत कहा, पीछे बैठो, लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई और पूरा रास्ता दबी दबी सिसकियों में रोती रही। फातिमा उसे बार बार पूछती रही कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आए और उनसे खेल जाए। और वह बस इसलिए रो रही थी कि मैंने उससे सख्त लहजे में बात की। लेकिन क्या उसे यह नजर नहीं आता था कि वह कितना बड़ा खेल खेल चुकी है मेरे साथ? मेरा दिल भी टूटा था और मेरे रवैये की वजह बिल्कुल सही थी। लेकिन यह दिल आयशा के प्यार में पागल हो चुका था और उसके आंसुओं ने मुझे पूरा दिन बेचैन किए रखा। अब आयशा मुझसे कोई बात नहीं करती थी, न कुछ पूछती, न पास आती। मेरे लिए यह बेहतर ही था, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त मुझ पर जमी रहती थीं। ऐसी नजरें जिनमें शिकवे थे, गले थे, खामोश ऐतराज था। समय तेजी से गुजर रहा था। दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए फातिमा का रिश्ता मांगा। लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने फातिमा से राय ली। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका जवाब था। कुछ महीनों बाद शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन फातिमा की विदाई हुई, वह आयशा के गले लगकर खूब रोई और आयशा भी फूट फूट कर रो दी। अब घर में सिर्फ मैं और आयशा रह गए थे। मगर मेरा असली परीक्षण अब शुरू हुआ था। उसी रात मैंने आयशा से कहा कि मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वह थकी हुई सी लग रही थी। फातिमा की अलगाव से उदास भी थी। वह लाउंज में कुर्सी पर चुपचाप आकर बैठ गई और मैं भी उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने तय कर लिया था कि इस रिश्ते को, जो सिर्फ एक मजबूरी का बंधन था, अब समाप्त कर दूंगा। वे बातें जो मैंने उस दिन सुनी थीं, वे आज भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थीं। फातिमा कह रही थी, आयशा, मैं जानती हूं कि तुमने पापा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम अपनी मामी के भाई से बच सको। लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। आयशा हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग है, यही कहना चाहती हो ना? फातिमा हंस पड़ी।
और आयशा ने बात जारी रखी। जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ कहाँ झंझते हैं। उम्र में इतना अंतर है। ये शब्द सुनकर मैं जैसे टूट गया। अगर वह मुझे पसंद नहीं करती थी तो अस्पताल में मुझसे यह क्यों कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूं। मैं बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था और आगे आयशा कह रही थी, तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो ना फातिमा। मेरी मम्मी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। पता है, शादी की रात मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन शुक्र है कि आफाक ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। यह सुनकर फातिमा तुरंत बोली, हमारा यही तो प्लान था कि तुम सिर्फ एक कागजी रिश्ता रखोगी और किसी अपनी उम्र के नौजवान से निकाह कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि निकाह करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नजर में? आयशा, फातिमा कहने लगी, तुम पापा की फिक्र मत करो। मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम्हें अलगाव दे दिया जाएगा। और यही वह पल था जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर मेरी भावनाओं का मजाक बना दिया था। मुझे एक ऐसे परीक्षण में डाल दिया जिसका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन आयशा के अगले वाक्य ने तो मेरे अस्तित्व को हिला दिया। वह कहने लगी, हाँ, है ना, एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ। उसके मुंह से यह सुनकर तो मैं जैसे एक जीवित लाश बन गया था। तब फातिमा ने बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा, तुमने पहले तो कभी बताया नहीं। चलो, अब बता दो, कौन है वह? आयशा ने बात टाल दी। अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से वापस लौट आया था और उसी क्षण फैसला कर लिया था कि फातिमा की शादी के बाद मैं आयशा को इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर दूंगा। इसीलिए मैंने अगले दिन खुद उससे बात शुरू की। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद है तो उसे मेरे पास लाओ। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई, आश्चर्य से देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने शांति से कहा, तुम्हें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम और फातिमा की सारी बातें सुन चुका हूं। मुझे तुमसे सिर्फ एक शिकायत है कि अगर तुम मुझे सच बता देती कि तुम किस नियत से मेरे साथ निकाह करना चाहती हो, तो भी मैं इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं जरूर सहारा बनता, लेकिन जो खेल तुम दोनों ने मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे यह क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो? मैं थका हुआ सा बहुत उदासी से यह सब कह रहा था, क्योंकि आयशा अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। वह खामोश थी, बस मुझे देखे जा रही थी, शायद अपनी बातों पर शर्मिंदा थी। मैंने कहा, जब चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस लड़के को बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला लेना मेरे लिए आसान होता अगर आयशा और फातिमा ने मुझे सच बताकर यह रिश्ता जोड़ा होता, लेकिन उन्होंने ड्रामा रचा और मेरी भावनाओं को कुचल कर रख दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं चौंक गया। दरवाजा खोला तो देखा आयशा सामने खड़ी थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वह दरवाजे के बाहर से रोते हुए बोली, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरी लाश देखेंगे। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। वह आज भी वही कपड़े पहने थी जो फातिमा की शादी पर पहने थे। रोने की वजह से उसका काजल फैला हुआ था, लेकिन तब भी वह दिल को छू लेने वाली लग रही थी। मैंने नजरें चुराईं, लेकिन वह अंदर आ गई और पूछने लगी, मैं कैसी लग रही हूं? मैं हैरान था। यह कैसा सवाल था? वह मेरे बिल्कुल पास आ गई
और फिर अचानक मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं अपनी जगह पर जैसे पत्थर हो गया था। वह मेरे सीने से लगी सिसक रही थी और बोली, आफाक, आपने सिर्फ आधी बात सुनी और खुद से ही मेरे बारे में फैसला कर लिया। हाँ, मैंने कहा था कि कोई लड़का मुझे पसंद है, लेकिन वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि आप ही हैं। मैं हर बार फातिमा से कहती थी कि मुझे आपकी शख्सियत बहुत पसंद है, लेकिन वह हर बार उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती और मैं हर बार वही बात कह देती जो वह सुनना चाहती थी। लेकिन अंदर से मैंने आपको दिल से कबूल किया था। शादी की रात मैं नर्वस थी, लेकिन वह तो हर लड़की होती है। मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें या मेरे पास आएं, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं मिला, तो मैंने खुद कदम बढ़ा दिया। मैंने रात को आकर आपके पास बैठना शुरू किया, आपके बराबर में सोना शुरू किया। मुझे इस रिश्ते का हक चाहिए था, लेकिन यह बात मैं खुद से नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि पहला कदम उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने आपके पास आ गई थी, लेकिन फातिमा के अचानक आने से सब कुछ टूट गया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पसंद की चीज पहनूं, ताकि आपकी तारीफ भरी नजरें मुझ पर हों, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। वह मेरे सीने से लगी रो रही थी और शिकायतें कर रही थी, और मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। यह गलतफहमी मेरे कदम न बढ़ाने की वजह से पैदा हुई थी, और यह मेरी ही गलती थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके माथे पर बोसा दिया और उसे इस रिश्ते का पहला हक दिया। मैंने कहा, आयशा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह रोते रोते मुस्कुराने लगी और मैं भी हंसने लगा। वह सच में बहुत खूबसूरत थी, इतनी मासूम कि मैं ही उसे न समझ सका। मैंने उसे गले से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। लेकिन इस बार आयशा के दिल की धड़कनें भी मेरे दिल से हम आहंग थीं, और यह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप आफाक की जगह होते, तो क्या करते? ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई कहानी मिस न हो।